जहां तक कोरोना का सवाल है, उसमें भी आप देख लीजिए कि लॉकडाउन तैयारी के साथ होना चाहिए था, लॉकडाउन तैयारी के साथ नहीं किया गया। लॉकडाउन करने के बाद इस देश में हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों को परेशानी हुई। डॉक्टरों के पास पीपीई किट नहीं है, लोगों के पास दवाइयां नहीं पहुंची हैं, टेस्टिंग नहीं हो रहा है। अर्थव्यवस्था की हालत जो पहले से खराब थी वो और ज्यादा खराब हो गई है। बेरोजगारी का दर लगातार बढ़ रहा है। जिनको जो पढ़ाई कर रहे थे तो उनको चिंता है कि पढ़ाई उनकी कैसे खत्म होगी, जो पढ़ाई खत्म कर लिए थे उनको चिंता है कि नौकरी कैसे मिलेगी, जिनको नौकरी मिल गई थी उनको चिंता है कि उनकी नौकरी कैसे बचेगी। इन तमाम सवालों को गुमराह करके ये हिंदू मुसलमान के बहस में देश को फंसाना चाहते हैं। इसीलिए जिन साथियों ने भी ये प्रश्न किया है उनसे भी हमारा यही आग्रह है कि ये जो पूरा का पूरा मामला है, जिस तरीके से विद्यार्थियों को गिरफ्तार किया गया है, जैसा कि बाकी साथियों ने भी आपसे अपील किया है कि आप केस के मेरिट को जाकर के देखिए और कोई भी केस उठा करके देख लीजिए। अगर हम लोग अपने ही केस का उदाहरण दें, इतने साल हो गए हैं, दिन रात प्राइम टाइम चला था कि देश के खिलाफ बोला गया है, क्या हुआ है उस मामले में, क्यों उस पे जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि उनको मालूम है कि इन सारे केसेस से ये लोग निर्दोष होकर के निकल जाएंगे। लेकिन ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, आप सोचिए जिस लॉकडाउन के दौरान लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, लोग अपना क्लास नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई खत्म करने में उनको दिक्कत हो रही है, इस परिस्थिति में विद्यार्थियों को गिरफ्तार करके, जो प्रेग्नेंट महिला है उसको गिरफ्तार करके जेल में डाला गया है ताकि उसको यातना दिया जा सके, वो तो उसको प्रताड़ित किया जा सके और समाज को ये संदेशा दिया जा सके कि जो सरकार के खिलाफ बोलेगा उसकी आवाज़ को बंद कराएंगे। तो आप मीडिया साथियों से हमारा अपील है कि आप हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचाइए कि सरकार से हम सीधा सीधा मांग करते हैं। पहली बात ये कि ये जो बदले की राजनीति है सरकार बंद करे, जिन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को बिना शर्त रिहा किया जाए। और तीसरी बात, दुनिया कोरोना से लड़ रही है, आप भी कोरोना से लड़ने पे अपना ध्यान फोकस कीजिए। एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, खिसियानी भाजपा विद्यार्थी नोचे। तो ये विद्यार्थियों को और विश्वविद्यालयों को नोचना बंद कीजिए, ये सीधा मांग है हमारा सरकार से। कन्हैया जी कुमार के लिए सवाल ये है, प्रिंट की फातिमा खान जर्नलिस्ट हैं, इज देयर अ रीजन व्हाई यू हैव बीन एब्सेंट फ्रॉम दिस conversation against the arrests for so long? As someone who rose out of the students movement, do you think you should be at the forefront of this fight against students? कन्हैया, आप इसको रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? साथी, ये जो सवाल उन्होंने पूछा है, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल हो शायद कि क्यों हम लोग बहुत एक्टिव नहीं हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक अच्छी बात यह है कि शुरू में ही लोगों ने इसको स्पष्ट कर दिया कि हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, और हम लोग नहीं कर पा रहे हैं यही अवसर है सरकार के लिए कि लोग घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, बहुत बोल नहीं पाएंगे, रैलियां नहीं कर पाएंगे, प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि लॉकडाउन है। और अगर लॉकडाउन के नियमों का हम पालन नहीं करेंगे तो जैसे इस देश की हर समस्या के लिए विपक्ष को जिम्मेवार ठहरा दिया जाता है और एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है कि जो नहीं हुआ उसके लिए नेहरू जी जिम्मेवार हैं, और जो मोदी जी कर रहे हैं, सोचिए अगर मोदी जी नहीं होते, अगर मनमोहन सिंह होते तो देश की परिस्थिति क्या हो गई। आप मने गिरी हुई हरकत समझ लीजिए कि ये है कि मोदी जी हैं तो 3,000 लोग ही मरे हैं, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होते तो 4 लाख लोग मर जाते। इस तरह की मतलब बेगैरत बात करने वाले लोग हैं। तो हम लोगों की मजबूरी ये है कि लॉकडाउन का पालन करना है। अगर लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे तो सरकार के समर्थन में जो बोलने वाले लोग हैं वो कहेंगे कि आप लोगों ने ही जो है कोरोना फैला दिया है देश में। कोरोना का वायरस जो है वो चाइना में मिला है, लेकिन कुछ लोग जो है भारत के भीतर जो रहने वाले भारतीय लोग हैं उनके फ्रिज में कोरोना का वायरस ढूंढना शुरू कर देंगे। तो ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में ही वो लोग अवसर तलाश लिए हैं कि जब ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं हो सकता है तो क्यों ना टारगेट करके, सिंगल आउट करके, एक एक करके लोगों को गिरफ्तार किया जाए। और रही बात व्यक्तिगत तौर पे हमारे बहुत एक्टिव होने का, तो लॉकडाउन की परिस्थितियां उसके लिए जिम्मेवार है, और हमारे जैसे लोग कैसे एक्टिव नहीं होंगे, हमको तो हर हाल में एक्टिव होना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि हम ये समझते हैं कि हमारी पीठ भले अलग अलग हो लेकिन सत्ता का डंडा एक है। जब हम ये बात समझते हैं तो हम अपनी पीठ अलग अलग ना रखें, हम अपनी लड़ाइयों को टुकड़ों टुकड़ों में ना लड़ें, बल्कि उनको मिला करके एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए अपनी लड़ाई को हमको लड़नी है। और जहां तक सिंगल आउट करने का बात है,
तो ठीक कहा हमारी जामिया के एक साथी ने कि यही तो कोशिश है उनकी कि लोगों को आपस में बांटा जाए, लोगों को डराया जाए। तो ना हम डरे हैं ना आपस में बटे हुए हैं, हम लोग मिल करके इस सवाल को उठाएंगे। लॉकडाउन की परिस्थितियों के चलते हम लोग नहीं उठा पा रहे थे बहुत एक्टिवली, क्योंकि उसके जो नियम कानून है उसको फॉलो करना पड़ता है। और हमारे लिए जरूरी और भी हो जाता है कि आज हम सब लोग जितने लोग बात कर रहे हैं, शायद हम में से किसी को पता नहीं है कि किसकी गिरफ्तारी कब हो जाएगी। तो ये सवाल एक्चुअली डाइवर्ट किया गया है, और मैं प्रिंट की अपनी साथी से अपील करना चाहता हूं कि जब इस तरह का सवाल फ्रेम किया जा रहा हो कि जिग्नेश क्या कर रहे हैं, कन्हैया क्या कर रहे हैं, तो उस समय बेसिकली ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि जब देश में हजारों लाखों प्रवासी मजदूर पैदल घर जा रहे हैं, तो देश के श्रम मंत्री क्या कर रहे हैं, लेबर मिनिस्टर कौन है? देश को पता ही नहीं है कि लेबर मिनिस्टर कौन है। जब कोरोना चल रहा है तो स्वास्थ्य मंत्री जो है वो लूडो खेल रहे हैं। जब देश के विश्वविद्यालय बंद कर दिए गए हैं तो हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं वो टीवी देखते हुए फोटो डालते हैं। तो जो सवाल सत्ता से पूछा जाना चाहिए, वो सवाल जो डिसेंडर के रूप में जिनको हम देखते हैं, जो सवाल को मुखरता से उठाने वाले लोग हैं, उनसे ही उल्टा सवाल पूछा जाता है। ठीक है, हम सवाल पूछने का सम्मान करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि सवाल पूछा जाए, लेकिन मेरा ये मानना है कि लॉकडाउन एक अवसर लेकर के आया है सरकार को विद्यार्थियों को संट करने का। तो हम इस अवसर में यह कोशिश कर रहे हैं कि कैसे लॉकडाउन का पालन करते हुए एक तरीका निकाला जाए और अपनी आवाज सरकार तक भी पहुंचाया जाए और लोगों को भी आपस में संगठित किया जाए। जामिया और एएमयू का खास करके जिस तरह से उसको टारगेट किया गया है, कि आपको लगता है कि ये सरकार की तरफ से मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस की खास करके एक सेलेक्टिव टारगेटिंग है, और जिस तरह से कोरोना शुरू होने के बाद भी कोरोना जिहाद और फिर जामिया के स्टूडेंट्स को अरेस्ट करके उनको दिल्ली वायलेंस का दोषी बताने की कोशिश की है, तो इसमें क्या आपको लगता है कि सरकार पर्टिकुलरली मुसलमानों को चुन के टारगेटिंग कर रही है क्योंकि वो इजी विक्टिम्स है? कन्हैया कुमार, जिस साथी ने भी ये सवाल पूछा है, कई साथियों की तरफ से असल में हाँ, मैंने जोड़ करके एक सवाल बना दिया उसको। सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल जो पूछा गया है उससे संबंध में मैं एक बात स्पष्ट कर दूं। प्रधानमंत्री जी ने अपनी तकरीर में कहा, अपने भाषण में कहा कि आपदा को अवसर के तौर पे देखना चाहिए, लेकिन हमको लगता है कि ये अवसर इस रूप में देखना चाहिए था कि देश में और रोजगार कैसे पैदा किया जाए, गरीबी को कैसे कम किया जाए, हम आत्मनिर्भर अपने उत्पादनों में कैसे बने। लेकिन उनके जो मुलाजिम हैं शायद उसको गलत तरीके से ले लिए। वो अवसर को इस रूप में देख रहे हैं कि कैसे इस देश में जो बोलने वाले लोग हैं उनको चुप करा दिया जाए। जहां तक सवाल है स्पेसिफिकली मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने का, तो इस संबंध में मैं ये कह दूं कि जो व्यवस्था आज हमारे सत्ता पे काबिज है, उसकी शुरू से ही एक पहल रही है कि समाज को कैसे धर्म के नाम पे बांटा जाए। और इसकी शुरुआत 2014 में नहीं हुई है, दरअसल इसकी शुरुआत आज़ादी के आंदोलन के दौरान ही हो गया था कि कैसे भारतीय समाज को धर्म के आधार पर दो अलग अलग हिस्सों में बांटा जा सके। और मैं समझता हूं कि उसका जो बीजारोपण किया गया था आज़ादी के आंदोलन के दौरान, और आज जब ये सत्ता में आ गए हैं तो ये उसका फसल काटने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे बार बार जो नैरेटिव इस देश में घूम घूम करके चलता है, वो ये कहा जाता है कि जो मुसलमान भारत में रहते हैं वो भारत में रहते हैं, लेकिन वो समर्थन जो है वो भारत के विरोध करने वाले लोगों को करते हैं। तो वो क्या कहना चाहते हैं? वो दरअसल इस देश के भीतर ही एक इंटरनल इनमी खड़ा करने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान तो मान लीजिए बंटवारा होकर के भारत से अलग होकर के चला गया, लेकिन आपके मोहल्ले में, आपके टोले में कैसे एक पाकिस्तान खड़ा किया जाए, कैसे साथ में जो खेलने वाले लोग हैं, जो एक साथ ही क्रिकेट खेलते हैं, उनको आपस में कैसे बांट दिया जाए, एक साथ ही उनका व्यवसाय चलता है, उनकी दुकानें चलती हैं, उनको आपस में कैसे बांट दिया जाए। और ये धर्म के आधार पे टारगेटिंग इसलिए होती है कि जब जब देश धर्म के बहस में उलझा रहेगा तो फिर लोग ये सवाल नहीं पूछेंगे कि आखिर इस देश में जीडीपी का 1.5% हेल्थ पे क्यों खर्च किया जाता है, आखिर इस देश में जीडीपी का कम से कम 6% जो है वो एजुकेशन पे क्यों नहीं खर्च किया जाता है, 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है,
क्यों जो हमारे मजदूर हैं, जो इस देश की अर्थव्यवस्था का चक्का चलाते हैं, उनको आज रोटी नहीं मिल रही है। उनको सपना दिखाया गया था कि भाई आपको बुलेट ट्रेन देंगे, और वो अच्छे दिन के वादे में वोट भी किए थे। बुलेट ट्रेन तो छोड़ दीजिए, साधारण जनरल ट्रेन उनको नहीं मिल रहा है, और जो ट्रेन मिल रही है उसको पहुंचना था गोरखपुर, वो पहुंच जाता है कहीं और। एक अंग्रेजी हिंदी गाना है कि पहुंचना था जापान पहुंच गए चीन। ये जो पूरी की पूरी परिस्थिति है, जिसको हम कहते हैं बुनियादी सवाल से लोगों को गुमराह करना, उसके तहत ये टारगेटिंग की जाती है। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती है। अब देखिए कि उसका अगला शब्द क्या होता है, जिहादी, नक्सली, एंटी नेशनल, टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य। इसमें किन लोगों को शामिल किया जाता है? मुसलमानों को शामिल किया जाता है, दलितों को शामिल किया जाता है। इस देश के भीतर जो मजदूरों और किसानों के हक और अधिकार को लेकर लड़ने वाले लोग हैं, जो महिलाओं के हक और अधिकार को लेकर लड़ने वाले लोग हैं, जो इस देश में न्याय और बराबरी की आवाज उठाने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय के हों, उनको इस कैटेगरी में डाल दिया जाता है। तो ये पूरा का पूरा एक नैरेटिव खड़ा किया गया है, भाई ये लोग प्रो मुस्लिम हैं, भाई ये लोग एंटी हिंदू हैं। इस तरीके का नैरेटिव इसलिए बनाया गया है कि जो चाल 1947 में भारत के विभाजन के दौरान रची गई थी, और मैं फिर से आपको याद दिला दूं और सब लोगों को ये नोट करना चाहिए कि भारत का जब विभाजन हुआ, उसका समर्थन हिंदू महासभा भी कर रही थी और मुस्लिम लीग भी कर रहा था। और मुस्लिम लीग के जो समर्थन करने वाले लोग थे वो पाकिस्तान चले गए, जो गांधी को समर्थन करने वाले लोग थे, जो मौलाना अबुल कलाम आजाद को समर्थन करने वाले लोग थे, जो इस देश में कहते थे कि हम हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, हम सब हिंदुस्तानी हैं और मिल करके साथ रहेंगे, वो लोग यहाँ रुके थे। और आज उनको इस देश में रुकने की सजा दी जा रही है। बार बार उनसे इस देश का नागरिक होने का कभी प्रमाण पत्र मांगा जाता है, कभी उनसे देशभक्त होने का प्रमाण पत्र माना जाता है, और ये नैरेटिव खड़ा किया जाता है कि ये जो तमाम विश्वविद्यालय हैं जिनके नाम थोड़ा मुसलमान सा लगे देखने में, उनको आतंकवादियों का अड्डा बताया जा सके, और उनके हक के लिए जो यूनिवर्सिटी खड़ा हो, चाहे जेएनयू खड़ा हो, चाहे एचसीयू खड़ा हो, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी खड़ा हो, चाहे बनारस यूनिवर्सिटी हिंदू यूनिवर्सिटी खड़ा हो, उस यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी हैं उनको इस टुकड़े टुकड़े गैंग के फ्रेमवर्क में डाला जा सके, और लोगों के जो बुनियादी सवाल हैं उसको हमेशा गुमराह करके हिंदू मुसलमान का गैर जरूरी बहस खड़ा करके। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।